साथियों नमस्कार। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 4 वैदिक काल हिस्ट्री ऑफ आर्यंस वैदिक एज 1500 से 600 बीसी। आज वैदिक काल का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजात सूचक नहीं। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात वो लिखना नहीं जानते थे। अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसका एक नाम संहिता भी है। 1500 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा के नगर नष्ट हो गए। धीरे धीरे उनकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन समाप्त हो गया। ठीक इसी समय भारोपीय भाषा अर्थात इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग भारत के पश्चिमोत्तर में आ बसे। संभवतः वह मध्य एशिया से आए थे। सर्वप्रथम वह सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे और आगे चलकर वह गंगा घाटी की तरफ बढ़ गए। 600 ईसा पूर्व के अंत तक आते आते वह लगभग समस्त उत्तर भारत में विस्तृत हो गए। भारत का यह उत्तरी भाग आर्यावर्त कहलाता है। आर्य जाति नहीं है, न ही नृजाति है, बल्कि यह भाषा भाषी क्षेत्र के लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि आर्यों का जो मूल निवास है वो आर्कटिक क्षेत्र में है। दयानंद सरस्वती यह मानते थे कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत क्षेत्र में है। ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस आर्यों का मूल निवास स्थान की बात करें तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मूल निवास स्थान आर्यों के बताए हैं। जैसे मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। बीसी तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र को माना है। डीएन सारस्वती ने आर्यों का मूल निवास तिब्बत को माना है। पी गाइल्स ने आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी को माना है। लक्ष्मीधर कल्ल ने आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर को माना है। डीएस त्रिवेदी ने आर्यों का मूल निवास स्थान मुल्तान देविका को माना है। साथियों, वैदिक काल को दो प्रावस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला अर्ली एज, इसे ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक युग कहते हैं। ये 1500 से 1000 बीसी। लेटर एज 1000 से 600 बीसी। अब बात करें जियोग्राफिकल रीजन इन इंडिया, भारत में आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार के था। तो आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर अर्ली वैदिक एज, यमुना गंगा घाटी, लेटर वैदिक एज, नर्मदा ताप्ती। वैदिक कालीन पूर्व राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार थी। तो पूर्व वैदिक काल में राजनीति की आधारभूत इकाई कुल थी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जन कुल से जो है जन, फिर विश से ग्राम, अनेक ग्राम और परिवार को कुल कहा जाता था। पिता कुल का मुखिया होता था, उसे कुलप कुल का मुखिया होता था। अनेक कुल मिलाकर ग्राम का निर्माण करते थे। ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था। सभी गांवों की सामान्य जनता बिस कहलाती थी। बिस्पति बिस का मुखिया होता था। राजनीति की सर्वोच्च इकाई जन थी। जन का प्रमुख राजन कहलाता था। इस प्रकार क्रमशः इकाई बनी हुई है। पुरोहित जन का धार्मिक प्रधान होता था। सभा और समिति राजन का चुनाव और चयन करती थी। विदथ एक पुरानी संस्था थी। विदथ में स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। बलि राजन को दिया जाने वाला ऐच्छिक उपहार था। ये बहुत प्रमुख बातें हैं। अब बात करें उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की। तो यहाँ आप देख रहे हैं जन, राजन, पुरोहित, विष और ग्राम, ग्रामणी। इस तरीके से राजन जो है राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते थे और ये सभी पुरोहितों द्वारा राजा की नियुक्ति के लिए यज्ञ करवाए गए।
राजनीति की सर्वोच्च इकाई अब जनपद हो गई। राजा भूपति जनपद का मुखिया होता था। राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राजसूय यज्ञ, वाजपेय अश्वमेध यज्ञ करता था। सभा और समिति का महत्व कम हो गया। दोनों को प्रजापति की पुत्रियां मान लिया गया। सभा से महिलाओं को बाहर कर दिया गया और बलि का स्थान भाग उपज का एक अंश ने ले लिया। अब देख रहे हैं कि कैसे जो है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कितनी सुदृढ़ थी, उनका कितना सम्मान था। धीरे धीरे इनमें किस तरीके से कमी आ रही है, ये हम देख रहे हैं कि सभा से महिलाओं को बाहर कर दिया गया। अब बात करें पूर्व वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था की, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग्वेदिक एज। तो पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। उनके संपत्ति की गणना पशुओं से की जाती थी। उनकी अर्थव्यवस्था कृषि चरवाही थी। वह मूलतः चलवासी लोग थे। गाय को अघन्या न मारने योग्य कहा गया है। अतिथि को गोघ्न कहा गया है। अतिथि को गोघ्न कहा गया है। गव्य, गव्यतु और गवेषणा शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। युद्ध के लिए कौन कौन से मुख्य शब्द प्रयोग होते थे? तो गव्य, गव्यत्व और गवेषणा। कृषि द्वितीयक पैसा था। सभी अनाजों के लिए प्रयुक्त शब्द जो था यव, धान्य भी कहा जाता था। अयस शब्द का प्रयोग तांबे के लिए किया जाता था। अब बात करें उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था की, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक एज। तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद गौतम राहुगढ़ की कहानी प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में हमें कई प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृष्ण अयस लोहे के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्राथमिक पेशा बन गया। श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग लोहे के लिए किया जाने लगा। लोहित अयस शब्द तांबा के लिए प्रयुक्त किया गया। लोहित अयस, लोहित प्लस अयस, तो ये इसके लिए इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? Cu। उत्तर वैदिक काल के लोगों ने यव अर्थात जौ, गोधूमि अर्थात गेहूं, इसी तरीके से ब्रीही अर्थात चावल इत्यादि का उत्पादन किया। करीज शब्द का प्रयोग गोबर की खाद के लिए किया गया। लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया गया। पशुपालन द्वितीयक पेशा था। अब पूर्व वैदिक कालीन समाज की बात करें तो पूर्व वैदिक कालीन समाज एक पितृसत्तात्मक समाज था और कुल का मुखिया परिवार का मुखिया होता था। समाज की आधारभूत इकाई कुल था। पूर्व वैदिक कालीन समाज व्यक्ति के पेशे के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। पेशे के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। ऑन द ऑक्यूपेशन, नॉट फॉर बर्थ। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक ही परिवार में चारों वर्ण विद्यमान थे। अब बृहदारण्य उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क संवाद है, जिसमें याज्ञवल्क ने गार्गी को कहा कि ज़्यादा बहस मत करो नहीं तो सिर काट दूंगा। ऐसी बातें सामने आती हैं। पहली बार ऋग्वेद के 10 मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्गों के नाम उल्लिखित किए गए हैं। सामान्यतः एक विवाह ही मान्य थे, लेकिन बहुविवाह भी प्रचलन में थे और बहुपत्नी बहुपति ये सारी प्रथाएं प्रचलन में थी। समाज में बाल विवाह नहीं होते थे। नियोग प्रथा, नियोग व्यवस्था थी। संतानहीन विधवा को नियोग की अनुमति थी। इस व्यवस्था के तहत विधवा संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ रह सकती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन पुरुषों के समान नहीं थी। पुरुषों के समान न होने का तात्पर्य है कि पुरुष की स्थिति ज़्यादा मजबूत थी, महिलाओं की स्थिति कम मजबूत थी, क्योंकि वह संपत्ति धारण नहीं कर सकती थी, वह राजनीति और सेना में नहीं जा सकती थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी प्रमुख महिला विद्वान थी।
उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन समाज जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया था। ब्राह्मण 8 साल में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था। क्षत्रिय 11 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष, इनका जो है यज्ञोपवीत संस्कार इतने इतने समय में हो जाता था। इन्हें द्विज कहा जाता था। शूद्र को जनेऊ धारण करने और गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। द्विज 4 आश्रमों से गुजरते हुए 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करते थे, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। तो 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। महिलाओं की अपेक्षाकृत नीचा स्थान था। समाज में बाल विवाह प्रचलन में था। विधवा विवाह बंद कर दिया गया। 8 प्रकार के विवाह में प्रचलन था। 4 अच्छे और 4 निकृष्ट अर्थात बैड। दैव विवाह यज्ञ कराने वाले को ही, ब्रह्म विवाह इसी तरीके से यज्ञ कराने वाले को ही। प्रजापत्य निम्न वर्ग का उच्च वर्ग की कन्या से विवाह। इसी तरीके से आर्ष विवाह निम्न वर्ग का उच्च वर्ग की कन्या से विवाह। गंधर्व जिसे लव मैरिज आज के समय में प्रचलन में है। असुर विवाह खरीद करके लड़की का क्रय करके विवाह करना, यह असुर विवाह है। राक्षस विवाह जबरदस्ती या बलात् विवाह इसे कहा जाता है। पैशाच विवाह सोती हुई अथवा नशे में धुत लड़की को उठाकर ले जाकर विवाह किया जाए, ये पैशाच विवाह है। दैव विवाह पुरोहित को कन्या को सौंपना, ये दैव विवाह है। ब्रह्म विवाह है माता पिता की सहमति से सवर्ण विवाह हो। प्रजापत्य विवाह है अनुलोम विवाह, जिसमें लड़की का पिता एक जोड़ी बैल प्रदान करता है लड़की के पिता को। आर्ष विवाह इसी तरीके से है। और गंधर्व विवाह के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात करें ऋग्वैदिक कालीन धर्म की, तो धर्म एक प्रकार की प्रजा पद्धति है। पूर्व वैदिक कालीन लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती थी। इंद्र, इसके शब्द 250 बार मिले हैं। अग्नि के 200 बार, वरुण के 30 बार। इंद्र सर्वप्रमुख देवता होता था। इंद्र को पुरंदर किलों को तोड़ने वाला, दस्युहन दस्यु लोगों की हत्या करने वाला, वृहत्तन वृत्तासुर की हत्या करने वाला माना गया है। दस्यु इसमें आम्मा, अश्वमयी, कृष्णदेना, अश्वयु, अवृत्त, कृष्ण देवता हड़प्पा कालीन लोगों से मिलते जुलते हैं। वृत्तासुर तो इसमें हड़प्पा काल में रावी नदी पर बांध बनाकर अन्न को रोक रखा था, ऐसी जो है कहानियाँ इसमें बताई गई हैं। तो सूक्त जो है इसमें 250 मिले हैं। इस सूक्त का मतलब ग्रुप ऑफ श्लोक, श्लोकों का समूह। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त आए हैं। दूसरे सर्वप्रमुख देवता अग्नि थे। ऋग्वेद के 200 सूक्त अग्नि देवता को समर्पित हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वाभाविक प्रश्न है। वरुण तीसरे सर्वप्रमुख देवता थे। वरुण को ऋत्यगोड़ माना गया है। ऋग्वेद के 30 सूक्त को वरुण को समर्पित है और ऋत्यगोड़ को प्रकृति का नियामक भी कहा गया है। ऋग्वैदिक देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले नंबर पर आकाश के देवता, इनमें 11 जैसे सूर्य हैं। दूसरा अंतरिक्ष, इनमें 11 जैसे इंद्र हैं। और पार्थिव जैसे कि सोम, इस प्रकार से 11 11 11 33 ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 मानी गई है। ऋग्वेद में 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम वनस्पतियों का देवता था, पूषण पशुओं का देवता था। अब बात करें उत्तर वैदिक कालीन धर्म की, तो इनमें प्रजापति ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु, उसके बाद शिव। इंद्र वर्षा के देवता, सोम वनस्पति के देवता, पूषण शूद्र के देवता। पूर्व वैदिक कालीन देवताओं का महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो गया। प्रजापति सृष्टि निर्माता, विष्णु प्रजापालक तथा शिव
विनाशक देवता बन गए। प्रजापति ब्रह्मा को माना गया, वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु प्रजापालक माना गया और शिव दुष्टों का संहार करने वाले, ऐसा माना गया। उपासना का महत्व कम हो गया और यज्ञों का महत्व बढ़ गया। पुरोहिती एक आनुवंशिक व्यवसाय बन गया। मंत्रों का विस्तार और महत्व अधिक बढ़ गया। पुरोहित वर्ग द्वारा बढ़ाया गया, साथ ही नए नए मंत्रों की रचना भी हुई। अब बात करें कुछ प्रमुख वैदिक साहित्य की। सबसे पहले वैदिक सोशल सिस्टम को समझते हैं, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज में सबसे पहला जन से राजन्य और विष, राजन्य से पुरोहित ब्राह्मण जिसे मुख माना गया है, राजन से क्षत्रिय जिसे बाह और भुजा माना गया है, संपन्न वैश्य जिसे जांग माना गया है और विपन्न जिसे शूद्र पैर माना गया है। लेटर वैदिक एज में धर्म, ब्रह्मचर्य, अर्थ, काम, गृहस्थ और मोक्ष, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके लिए ब्रह्मचर्य के लिए 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष। अर्थ, काम, गृहस्थ इसके लिए 25-25, ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋष ऋण, इसमें इसे करना होता है। और इसी तरीके से वानप्रस्थ 50-50 माना गया है। मोक्ष के लिए 50-75, 100, 75-100, ऐसे जो है ये जो है सिस्टम रहा है। बात करें वैदिक साहित्य की तो श्रुति है, स्मृति है, संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद अथवा वेदांत, वेदांग और सूत्र साहित्य और स्मृति। सबसे पहले हम संहिता की बात करते हैं। संहिता में ऋग्वेद जिसे होत्र अथवा होता कहा गया है। दूसरा है सामवेद, इसे उद्गाता अथवा उद्गर्ति कहा गया है। यजुर्वेद अथवा कर्मकांड यज्ञ, इसे गद्य और पद्य दोनों में है, इसे अथर्व कहा गया है। अथर्ववेद ये जादू टोना, इसे आयुर्वेद और शिल्प वेद कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद में ही ऐतरेय और कौशिकीय, इसी तरीके से पंचविश सामवेद में, फिर शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में, अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। फिर इसी तरीके से आरण्यक 7 हैं, इसमें ऐतरेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, बृहदारण्यक। फिर आते हैं उपनिषद अथवा वेदांत। उपनिषद उपनिष अर्थात गुरु के समीप बैठकर, इनकी संख्या 108 है। मुंडोक उपनिषद पहला, यज्ञ टूटी हुई नौका जैसे है, सत्यमेव जयते, अशोक की लाट पर लिखा है सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में। कठोपनिषद यम एवं नचिकेता का संवाद है इसमें। और तीसरा है बृहदारण्यक, ये उपनिषद है, इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। बात करें वेदांत की, इसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद, लय, ज्योतिष, व्याकरण। सूत्र साहित्य की तो इसमें धर्म सूत्र, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, शुल्व सूत्र, यज्ञ कुंड का निर्माण के बारे में बताया गया है। इसमें अंक गणित तथा ज्यामिति शामिल है सूत्र साहित्य में। स्मृति में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, देवल्य स्मृति, इनको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेद त्रयी किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ की विशेषता तो गद्य में लिखित है, दृष्टांत उदाहरण है, उपचार है। आरण्यक एक रहस्यवादी ग्रंथ है। तो हम इस तरीके से वैदिक साहित्य पर बात किए, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने वैदिक सभ्यता की संपूर्ण बातें की। वैदिक सभ्यता में धर्म, अर्थव्यवस्था, सामाजिक रहन सहन, बोलचाल की भाषा, किस प्रकार उन लोगों का ज्ञान था,
और कैसी व्यवस्थाएं थी, हमने सब विषयों पर चर्चा की। हिस्ट्री विथ की पॉइंट ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हिस्ट्री का यह क्रम मेडिवल और मॉडर्न तक और आज तक के इतिहास की कहानियों तक चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।